हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एसटीपी डीएचयू क्लासेस में। आज हम आपको करंट अफेयर का एक टॉपिक आर्थिक घटनाक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से सुने और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको लिख लें। खरीफ फसल के एमएसपी में वृद्धि की गई है। 31 जनवरी 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों में धान की सरकारी खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 18.92% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्तमान विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,12,709 करोड़ रुपए की धान खरीद से 86,79,000 किसानों को फ़ायदा हुआ है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई है। 29 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश, प्रोटोटाइप विकास और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना को 945 करोड़ रुपए के एक कोष के साथ 2021-25 के लिए मिशन मोड के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत देश भर में चयनित इनक्यूबेटरों के माध्यम से फंड वितरित किया जाएगा और इस योजना का समग्र कार्यान्वयन और नियंत्रण उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको DPIIT के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। 23 जनवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद और आम जनता तक आसानी से बजट दस्तावेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूनियन बजट नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। 1 फरवरी 2021 को बजट भाषण के बाद दस्तावेज इस ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग, वित्त विधेयक और संविधान द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। इस ऐप में डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग, सर्च, जूम इन एंड आउट, बाई डायरेक्शनल स्क्रॉलिंग और एक्सटर्नल लिंक आदि के एम्बेडेड फीचर्स के साथ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मौजूद रहेगा। यह द्विभाषी होगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, तथा एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC द्वारा आर्थिक मामलों में विभाग DEA के मार्गदर्शन में इस ऐप का विकसित किया गया है। नेक्स्ट, RBI ने लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। 1 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI लॉन्च किया है, जिससे यह पता चलेगा कि देश भर में पेमेंट्स का किस स्तर तक डिजिटाइजेशन हुआ है। इस इंडेक्स में 5 मुख्य पैरामीटर्स हैं। इसको ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी आदि। इसका प्रकाशन हर 6 महीने पर RBI की वेबसाइट पर किया जाएगा, जिसकी शुरुआत मार्च 21 से होगी। इस इंडेक्स में जिन आंकड़ों को इस्तेमाल होगा वे कम से कम 4 महीने पहले के ही होंगे। अब हम आर्थिक समीक्षा 2021 की बात कर रहे हैं। ये आधा पार्ट इसमें है और आधा हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP में 7.7% की कमी का अनुमान है। पहली छमाही में 15.7% और दूसरी छमाही में 0.1% की गिरावट का अनुमान है। वैश्विक आर्थिक उत्पादन में वर्ष 2020 में 4.4% गिरावट का अनुमान है, जो कि एक सदी में सबसे तेज संकुचन है। भारतीय व्यवस्था में कई उच्च आवृत्ति संकेतों और आत्मनिर्भर भारत के मिशन के सहयोग से एक V आकार की रिकवरी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP की वृद्धि दर 11% और सांकेतिक GDP की वृद्धि दर 15.4% रहने का अनुमान है। अप्रैल-दिसंबर 20 तक भारत का पूंजीगत व्यय 3.17 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय से 24% अधिक था। भारत सरकार के कुल व्यय में भी 11% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई, जो अप्रैल-दिसंबर 19 के दौरान 21.11 लाख करोड़ से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 20 की अवधि में 23.4 लाख करोड़ रहा। अप्रैल-नवंबर 20 के अंत में केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा बजट अनुमान की तुलना में 135.1% रहा, जो कि अप्रैल-नवंबर 19 की अवधि में बजट अनुमान की तुलना में 114.8% था। अप्रैल-दिसंबर 20 के दौरान
व्यापार घाटा पिछले वर्ष की अवधि के दौरान 125.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में मात्र 57.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल नवंबर 20 के दौरान भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, नेपाल के साथ अनुकूलन व्यापार संतुलन है, जबकि भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा चीन, इराक, सऊदी अरब के साथ है। अप्रैल दिसंबर 20 के दौरान भारत का कुल निर्यात 200.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। अप्रैल दिसंबर 20 के दौरान भारत का कुल आयात 258.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। अप्रैल अक्टूबर 20 के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया, जो 19-20 की इसी अवधि की तुलना में 14.8% अधिक रहा। भारत का चालू खाता घाटा विगत 10 वर्षों में औसतन सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% रहा। अप्रैल नवंबर 2020 में भारत के सबसे बड़े आयात स्रोत के रूप में मूल आयात करने वाला 10 शीर्ष देश में चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत है। देश के जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा 14-15 के 18.2% से घटकर वर्ष 19-20 में केवल 17.8% रह गया। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फसलों और वानिकी का हिस्सा वित्तीय वर्ष 14-15 के 11.2% से घटकर वित्तीय वर्ष 18-19 में केवल 9.4% रह गया। वित्तीय वर्ष 20-21 के दौरान यद्यपि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए जीवीए 7.2% की दर से सिकुड़ गया, तथापि कृषि क्षेत्र के लिए जीवीए की विकास दर 3.4% का सकारात्मक वृद्धि दर बनाए रखेगी। वित्तीय वर्ष 19-20 में चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 296.65 मिलियन टन रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज़रा इसको ध्यान से नोट करना है। वित्तीय वर्ष 19-20 में चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 296.65 मिलियन टन रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 18-19 के 285.21 मिलियन टन था। उससे लगभग 11.44 मिलियन टन अधिक था। पशुपालन उद्योग ने वित्तीय वर्ष 18-19 में कुल जीवीए में 4.2% का योगदान किया है और दूध उत्पादन के मामले में भारत संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान पर है। देश में दूध का उत्पादन 14-15 के 146.3 मिलियन टन से बढ़कर 19-20 में 198.4 मिलियन टन हो गया है। मछली उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है और वैश्विक उत्पादन में इसका योगदान 7.58% है। वित्तीय वर्ष 19-20 में भारत में अभी तक सबसे अधिक मछली उत्पादन 14.16 मिलियन टन दर्ज किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य उत्पादन कुल राष्ट्रीय जीवीए के 1.24% और कृषि जीवीए के 7.28% के बराबर योगदान करता है। विश्व में अंडों के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। देश में अंडों का उत्पादन वित्तीय वर्ष 14-15 के 78.48 बिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 19-20 में 114.38 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 20-21 में देश के जीवीए में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 25.8%। वित्तीय 20-21 में औद्योगिक क्षेत्र के जीवीए में वृद्धि दर -9.6% रहने का अनुमान है। जीवीए में विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, अन्य उपयोगी सेवाओं का हिस्सा 12 में 2.3% से बढ़कर 21 में 2.7% हो गया है, जबकि अन्य सभी औद्योगिक क्षेत्रों में गिरावट हुई है। वित्तीय वर्ष 20-21 में जीवीए में खनन, विनिर्माण, निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर माइनस में रही है, -12.54%, -9.4%, -12.6% रहने का अनुमान है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। याद रखना, भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा का क्षेत्र महत्व बरकरार रखा हुआ है। भारत के सकल यानी जीवीए में सेवा का योगदान 54% है, से भी अधिक मान लो। अधिक अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में वित्तीय वर्ष 20-21 में 8.8% तक संकुचन होने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 19-20 में इसमें 5.5% की वृद्धि हुई है। उप क्षेत्र जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसार संबंधी सेवाएं, वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं तथा लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं में क्रमशः 21.41%, 3.68% तथा 0.82% का संकुचन होने का अनुमान है। ओके फ्रेंड्स, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्रिका से लिए गए हैं। आपसे निवेदन है कि इनमें जो भी फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं वो आप लोग डायरी में ज़रूर नोट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।